नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि ये चैनल मेनली आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड रहा है, लेकिन मैं यहाँ आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट सीरीज़ शेयर कर रही हूँ किड्स न्यूट्रिशन पर। इसे यहाँ पब्लिश करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आप लोगों का ट्रस्ट और सपोर्ट है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये हर बच्चे की हेल्थ और फ्यूचर से जुड़ी हुई बात है। साथ ही में मैं अपना एक न्यू चैनल लॉन्च कर रही हूँ, फंसशाला भाई शुभांगी, जहाँ आगे चलकर सिर्फ किड्स फोकस कंटेंट आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, पेरेंट्स के साथ शेयर करें और न्यू चैनल को सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मैं हूं शुभांगी। मुझे 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और बच्चों के साथ काम करना हमेशा से मेरी रही है। टीचिंग के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा पैशन रहा है। जैसे कि मेरे पेज का थीम कहता है, मस्ती, मैजिक और लर्निंग। इसी जर्नी का एक नया स्टेप है ये पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम हर मंथ किसी एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे जो सिर्फ किड्स के रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। आज के एपिसोड में हम कर रहे हैं किड्स न्यूट्रिशन पर with a very experienced nutritionist जो कि चाइल्ड न्यूट्रिशन में स्पेशलाइज करती हैं, मिस अनुराधा शर्मा। Over to you, ma'am. आई एम डाइटिशियन अनुराधा शर्मा। मेरा 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। मुझे मौका मिला एम्स दिल्ली से भी एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च का, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में कैसे इंडिया में सिनेरियोज हैं और हमें उसको ट्रीट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे काउंसलिंग्स करनी चाहिए। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि शुभांगी हैज़ इनवाइटेड मी टुडे सो दैट उस नॉलेज को मैं और भी थोड़ा सा स्प्रेड कर सकूं। देखिए, सबसे ज़्यादा गलती मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे डिपेंडेंसी। हम लोग एक्चुअल प्रोफेशन की बात ना सुनकर इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च करने लगते हैं एंड इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इवन अगर आप एआई वगैरह पे देख वो आप जो सर्च कर रहे हो उसी का आंसर है, पर कई बार कई लोगों को ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली सर्च करना क्या है, तो उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन उस तरह से मिल जाती है। मतलब मे बी द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट बट नॉट एक्चुअली रेलेवेंट टू। तो ये एक बहुत बड़ा एरर पेरेंट्स करते हैं। एंड किड्स आर नॉट यंगर अडल्ट्स, okay, they are kids. That's a different, there's a different definition. Infant है, toddler है, बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ एंड रिक्वायरमेंट की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो कुछ भी हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, काफ़ी लोग ये भी अप्लाई करते हैं कि बड़ों को ऐसे तो बच्चों को थोड़ा सा कम करके वही सेम चीज़ दे सकते हैं, which doesn't really work. सो लोगों ने एक्सपीरियंस लोगों से भी पूछना बंद कर दिया है। सी, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा जो एल्डर्स कहते हैं वो करेक्ट ही होता है, काफ़ी बार वो भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से उन्हें पता होती हैं जो कि आजकल हम इंटरनेट के चलते बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम जब छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि नहीं, इतनी दाल तो खानी ही है, सब्जी ज़्यादा खाओ, ज़्यादा रोटी चावल मत खाओ, और ज़्यादा अचार नहीं खाना, कम खाना होता है, थोड़ा खाना होता है, या मीठा इतना ही मिलेगा, अगर भुजिया इतना ही मिलेगा, अगर भूख लगी है तो गाजर खाओ, संतरा खाओ। सो दीज वर द थिंग्स विच एल्डर्स ऑलरेडी न्यू। मतलब न्यूट्रिशन कोई बेसिक न्यूट्रिशन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक न्यूट्रिशन सबको पता होता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज अ चैलेंजिंग थिंग कि चलो किसी को बीमारी हो गई है तो पता होना चाहिए कि भाई क्या खाना है, कैसे मैनेज करना है, एवरीथिंग, दैट्स अ स्टडी। बट बेसिक न्यूट्रिशन की नॉलेज है इंडिया में जनरली, बट हम लोग वो सुनना ही बंद कर चुके हैं कि दादी बोल रही है फिर तो गलत ही होगा। यू नो, ठीक है, कुछ चीजें होती भी नहीं कह रही कि बिल्कुल सब सही, बट फिर भी इतनी मिस इन्फॉर्मेशन हमने इंटरनेट से कलेक्ट कर ली है and we have started dependency so much that it is actually साल से 10 साल के बच्चे के लिए एक आइडियल डेली डाइट क्या होनी चाहिए, जो कि स्कूल भी जाता है और फिर घर में भी रहता है? इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर, एक कॉन्सेप्ट है प्लेट। ओके, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट है जो गोलाकार, उसे आप पाई चार्ट की तरह समझिए। तो उसमें दिन का अगर हम डिवाइड करें तो वो 25% जो है वो होना चाहिए हमारे, जैसे कि राइस, इडली वगैरह जो भी बच्चा दलिया, सेवैया, वट एवर। 25%
फ्रॉम प्रोटीन रिच फूड्स। चाहे वेजिटेरियन है तो आप दाल, दूध, दही, पनीर, सोया वगैरह प्रोटीन रिच फूड्स, और नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, प्रेफरेबली लीन मीट। उसके अलावा 40% शुड बी वेजिटेबल्स, ओके, एंड 10% शुड बी फ्रूट्स। ये एक बेसिक विजिबल अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे खाना देना चाहिए। दिस इज ट्रू परसेंटेज वाइज, इट इज ट्रू फॉर अडल्ट्स ऑल्सो, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इस एज से इस एज तक क्या देना चाहिए, नाउ दैट इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, बिकॉज हर एज में बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, ग्रोथ भी डिफरेंट होती है, ओके। बिलो 7 बच्चों में इम्यूनिटी भी लो होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। उसके मल्टीपल ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं बच्चों के, बच्चों की एक्टिविटी लेवल बहुत अलग होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। तो ये सारी एनालाइज करके उन्हें कितना खाना देना चाहिए, इसकी टेबल्स अवेलेबल हैं। मैंने भी एक बुक को ऑथर की है, उसमें भी हमने टेबल दिया है कि एक बच्चे को किस एज ग्रुप में कितना खाना देना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लाइक मेरे पास एक न्यूट्रिशन की बच्ची आई, 2 year old, जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई तो मैंने डाइट प्लान दिया कि ऐसे देना है, एंड आप ये किताब भी ले लीजिए ताकि फ्यूचर में कैसे कैसे चेंज करना है आपको पता होना चाहिए। तो उसके 2-3 साल बाद के पेरेंट ने मुझे फिर से कनेक्ट किया, कहते कि जितना आपने डाइट चार्ट में दिया था ना, उतना से अब उसको भूख लगती है और वो और खाना मांगती है। तो आई वाज लाइक 3 साल बना हो गया, ऑब्वियसली वो डाइट चार्ट नहीं रहेगा। दैट इज व्हाट आई सेड। सो एक तो होता है कि गाइडलाइंस है, आईसीएमआर ने ये कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है, सब कुछ है। लेकिन एक जो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपका बच्चा भी तो मांग रहा है, तो क्या खाना, कितना खिलाना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड ऑल्सो। वो एक्टिव है, वो खाना चाहता है, आप उसे दीजिए। बट अगेन जब खाना बढ़ता है तो मैंने एक चीज नोटिस की है पेरेंट्स में, वो बढ़ाते हैं या तो राइस या रोटी या जो सीरियल पार्ट है, सब्जी, दही, दाल, चटनी, बाकी चीजें उतनी ही रहती है। मतलब आई हैव अ केस जहाँ पे 10 year old चाइल्ड है, वो भी इतनी सी दाल खाता है, 2 चम्मच, ओके। सो रोटी चावल बढ़ता जाता है, बट हम बाकी चीजों को उतना ही रखते हैं, चटनी जितना या प्रसाद जितना। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। जब बच्चा डिमांड कर रहा है कि मुझे और खाना है, तो हम सिर्फ उसका राइस या रोटी नहीं बढ़ाएंगे, हम उसका सब्जी भी बढ़ाएंगे, हम उसका फ्रूट भी बढ़ाएंगे, हम उसका नट्स एंड सीड्स भी बढ़ाएंगे, हम उसका बाकी सारा फूड भी बढ़ाएंगे, ओके। सो दैट इज a very basic understanding on how we should be feeding our kids, because obviously आप रोज रोज डाइटिशियन के पास थोड़ी जाओगे, या आप रोज रोज कोई किताब रेफर करके थोड़ी करोगे, और हर बच्चे की ग्रोथ भी डिफरेंट होती है। कभी कभी आप देखेंगे जैसे जब ग्रोथ स्पर्ट का टाइम आता है प्यूबर्टी का, कुछ बच्चे 12 साल तक पूरा अपना अचीव कर लेते हैं ग्रोथ, कुछ बच्चे जो 16 साल तक करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी तो डिफरेंट है ना उस एज ग्रुप में। तो हम ऐसे एकदम डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ काफी हद तक बच्चे के पर्सनल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। द किड इज फीलिंग हंग्री, वो खुद मांगेंगे हम, इट्स नॉट अ वेरी बिग क्वेश्चन, इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन जो सबको होती है, एंड हमें उसी तरह से एक्ट करना चाहिए कि हम एक बैलेंस डाइट को ही लेकर चल रहे हैं, एंड वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनका पूरा प्रोपोर्शन। जंक फूड का तो सारा इम्पैक्ट है, हम लोग काफी ज्यादा देख रहे हैं। लाइक जब मैं रिसर्च में भी थी या अभी भी जो मेरी प्रैक्टिस में बच्चे आते हैं, एक तो काफी पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि उन्होंने मील्स को ही जंक फूड से रिप्लेस कर दिया है। लाइक एक 4 साल की बच्ची आती थी, वो डिनर में इतना बड़ा जो 40 रुपीज वाला पैकेट आता है लेस का, वो वही खाती है। शी इज नॉट ईटिंग रोटी चावल एनीथिंग, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो उनका क्वेश्चन था कि हमारी बच्ची खाना नहीं खाती, एंड जब मैंने डाइटरी कॉल लिया तो वो पेस्ट्री भी खा रही है, चिप्स भी खा रही है। तो आई एम लाइक, खाना तो वो खा रहे हैं बट वो न्यूट्रिशनिस्ट फूड नहीं खा रही है। सो पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि वो ये भी खा ले और वो रोटी चावल भी खा ले, ऐसे नहीं होता। अगर हम फर्स्ट जो डीमेरिट है जंक फूड खिलाने का कि बच्चे का पेट इतना भर जाएगा कि वो नॉर्मल फूड खाएगा ही नहीं, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है। तो हम जंक फूड दे रहे हैं, उसके पीछे जो मर्जी खाओ वो न्यूट्रिशन नहीं है। कोई भी पाउडर
कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस फूड, चाहे वो फाइबर रिच बता रहा है या वट एवर नॉनसेंस वो बता रहा है, वो न्यूट्रिशियस नहीं है, वो जंक है और वो जंक ही है। अगर उसमें चीज प्रोसेस चीज है, अगर उसमें वो मिलेट्स कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, इट इज जंक, इट इज एब्सोल्यूट अनटिल एंड अनलेस आप मिलेट्स का दलिया खरीद के बना के खिला रहे हो, इट इज जंक। तो अब क्या हो रहा है, वो खा के जब पेट भर गया, नरिशमेंट उन्होंने खाया नहीं बच्चे ने, तो उसकी इम्यूनिटी भी लो होगी। बच्चे आजकल बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं, ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है। लाइक आई सेड कि 8 ईयर से बिलो वैसे भी बच्चों की इम्यूनिटी लो ही होती है, वो डेवलप हो रहा होता है इम्यून सिस्टम। ऑन टॉप ऑफ दैट आप उन्हें न्यूट्रिशियस फूड नहीं दे रहे तो इम्यूनिटी तो लो रहेगी। फिर अब बार बार जो बच्चा बीमार होता है, एक चीज आपने नोटिस की होगी, छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं ना, खाना छोड़ देते हैं, रोते रहेंगे, होते रहेंगे, बट खाना नहीं खाएंगे। एंड बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है उस टाइम पे कुछ भी खिलाना। आप कंप्लीट नरिशमेंट तो छोड़िए, बेसिक खाना भी उन्हें खिलाना बहुत मुश्किल होता है। एंड इट्स अ वेरी कॉमन चैलेंज। यूजुअली हम हॉस्पिटल्स में भी इस चीज को फेस करते थे एंड बहुत मुश्किल से ही खिला पाते थे, बट 100% उनकी नरिशमेंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। तो जो बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा, आप सोचिए उसका नरिशमेंट और डाउन जाएगा, वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स भी उनकी पूरी नहीं होगी। फिर स्टंटेड ग्रोथ अनदर प्रॉब्लम। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ कम है, हाइट कम है, वेट बहुत ज्यादा कम है। मैक्सिमम का यही हाल है जो 10 इयर्स के हैं, और उसके बाद के जो आते हैं उसके साथ उनकी ओबेसिटी भी हो रही है। सो थर्ड प्रॉब्लम इज डेफिनेटली अर्ली ओबेसिटी, एंड अर्ली ओबेसिटी वेरी बिग प्रॉब्लम। ये हमारी रिसर्च भी हमने काफी पढ़ा कि जिन बच्चों का अर्ली ओबेसिटी रहेगा, वो आगे जाकर अर्ली हाइपरटेंशन, अर्ली डायबिटीज, अर्ली लिवर प्रॉब्लम्स, ये सारा कुछ। इनफैक्ट हमारे पास तो छोटे बच्चे ही आ रहे थे जिनको लिवर प्रॉब्लम हो चुका है, छोटे बच्चे 10 ईयर ओल्ड। ओके, सो वो है। बस टीनेजर्स आते हैं जिनको डायबिटीज है, टाइप 2। मतलब एक टाइप 1 होती है जो जन्मजात होती है, एक टाइप 2 होती है जो पहले तो 60-70 की एज के बाद होती थी, अभी वो 40 में देख रहे हैं, अभी हम बच्चों में भी देख रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज है उन बच्चों का। मेरे पास टीनेजर्स आए हुए हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड में सॉल्ट बहुत ज्यादा है। एंड कंसंट्रेशन है, बिकॉज ब्रेन को तो प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए ना। तो एक तो सोशल मीडिया ने ही हालत खराब कर रखी है, ऑन टॉप ऑफ दैट न्यूट्रिशन भी कुछ नहीं है, तो उनकी कंसंट्रेशन कम है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, एंड स्टफ लाइक दैट। कई बच्चों सोशल मीडिया एंड प्रोसेस फूड वगैरह का कॉम्बिनेशन है, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया ज्यादा, तो मैंने ऑटिज्म डेवलप होते हुए भी देखा है। एंड अदर या एंड देर आर मेनी इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑल्सो जो अर्ली डेवलपमेंट हो जाती है। ओके, सो वो हो गया बिकॉज ग्रोथ है, वो शुरू से वीक है। देन डेफिशिएंसीज, अनीमिया, विटामिन डी, जिंक, ये कुछ डेफिशिएंसी एंड प्रोटीन्स, ये 3-4 तो लिटरली एवरी चाइल्ड विजिटिंग अस हैव। मतलब ब्लड किसी का प्रॉपर नहीं है। विटामिन डी तो लिटरली सबका कम है, सबका। सूरज में तो कोई जा ही नहीं रहा। मतलब इट इज अ वेरी बिग आयरनी बिकॉज इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, सनलाइट इज समथिंग विच इज वाइडली अवेलेबल। मतलब ठीक है, सर्दी का 1-2 हफ्ता जब कोहरा पड़ता है उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज इट्स वाइडली अवेलेबल। बट विटामिन डी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज। विटामिन डी कम होगा, डिपोजिशन में नहीं होगा तो वीक बोन्स, बॉडी एक्स वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स। उसके बाद गट इश्यूज। अब क्योंकि गट में बैक्टीरिया होता है, उसे हेल्दी फूड चाहिए, जो गुड बैक्टीरिया होता है उस वो मेंटेन रहे, प्रॉपर डाइजेशन हो, उसके लिए भी हेल्दी फूड चाहिए। अगर हम ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं तो वो बैक्टीरिया भी चेंज हो जाता है, एज इन गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह भी बढ़ सकते हैं। तो द कॉम्पोजिशन ऑफ गट बैक्टीरिया चेंजेस, और गट बैक्टीरिया के चेंज पर पहले तो हम लोग को पता था कि मेजरली गट इश्यूज होंगे, जो भी आजकल बच्चों में कॉमन है। आपको मैं एक केस बताऊं, मेरे पास एक 5 साल का बच्चा आया था, उसे इतने ज्यादा एलर्जीज थे जो मैं बहुत हो गई थी। जेन्युइन एलर्जीज वगैरह थी, ऐसे नहीं कि बच्चा नखरे कर रहा है,
उसे एलर्जी एंड प्रॉपर रैशेस वैशेस बन रहे थे वो चीजें खाने से। एंड उसका जंक फूड का मैं स्टोरी, सी आई डोंट हैव टू एक्चुअली बट ये एक सामने डेफिनेटली आता है कि जब भी कोई छोटा बच्चा मेरे पास आता है किसी प्रॉब्लम के साथ, तो मैं मदर की प्रेगनेंसी का भी पूछती हूँ। तो उनकी मदर ने पूरी प्रेगनेंसी में फिर एक पाउडर आता है, डॉक्टर को उन्होंने कहा कि हमें कुछ खाया नहीं जा रहा है, तो उन्होंने कोई पाउडर दे दिया और पूरी प्रेगनेंसी उन्होंने खिचड़ी और वो पाउडर ही खाया, कोई नरिशमेंट प्रॉपर नहीं हुई उनकी। सो आई डोंट नो चाइल्ड बॉर्न विद सच हार्ट इश्यूज। देखिए जब बच्चा वोम में बन रहा होता है तो मदर क्या खा रही है उसका काफी इफेक्ट पड़ता है ना हमारी बॉडी में। हर फूड को रिकग्नाइज करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स वगैरह होते हैं, और वो एंजाइम्स बनेंगे ही नहीं, बच्चे की बॉडी उसको रिकग्नाइज ही नहीं करती। तो और इम्यून सिस्टम उसे फॉरेन बॉडी समझने लगा, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, उनको बॉडी ने रिकग्नाइज ही नहीं किया, तो वो बच्चे को एलर्जीज और इंटॉलरेंसेस हो गई। मतलब साइंटिफिकली तो मैं इसी तरह से रिलेट कर सकती हूँ, हालांकि ऐसी कोई स्टडी मैंने आई हैव नॉट कम अक्रॉस विच प्रूव्स कि ऐसी डाइट से ऐसा होगा, बट दिस इज साइंटिफिकली व्हाट आई कैन एनालाइज कि उस बच्चे के एंजाइम्स और इम्यून सिस्टम ने वो न्यूट्रिशन को देखा ही नहीं, तो वो रिकग्नाइज नहीं करता, इसीलिए एलर्जी रिएक्शन कर देता है। तो ये लेवल है कि प्रेगनेंसी में भी अगर एक पाउडर पे डिपेंडेंट है जो एक तरह से जंक फूड ही है ना, और क्योंकि वो प्रॉपर खाना तो है नहीं, कोई भी फैक्ट्री नेचर को कंपेयर नहीं कर सकती। और न्यूट्रिशन इज ए न्यू साइंस, वी आल्सो अंडरस्टैंड। जो आजकल मैं जंक फूड जब कह रही हूँ तो मैं सिर्फ मैगी वगैरह की बात नहीं कर रही, मैं पाउडर्स की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप एक चीज समझिए, न्यूट्रिशन इज ए कंपैरेटिवली न्यू साइंस। बहुत डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं, मेडिकल साइंस में भी डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, नई नई चीजें पता लगती रहती हैं। तो जब हमें जिस चीज के बारे में पूरी बात पता ही नहीं है, हम उसका रेप्लिका डब्बे में कैसे बेच सकते हैं? जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ कि आपका बच्चा पूरा थाली नहीं खाता है, चलो हमारा पाउडर खिला दो। तो आपको कैसे पता कि उस थाली में जो खाना है उसमें पूरा न्यूट्रिशन जो हमें मिल रहा है, जो कुछ जिसमें से कुछ पार्ट अननोन भी है, ओके, वो आपके डब्बे में सारा है, ये आप कैसे जानते हो? वो तो हो ही नहीं सकता। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप हमारे पास काउंसलिंग के लिए आओ, हम सिखाते हैं कि कैसे बच्चों को हैबिट्स डाली जा सकती है, ठीक है? वो नहीं, आप हमारे पाउडर खिला दो, और वो लोग करते हैं अगेन डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट एंड एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। तो ये आप समझ लीजिए हर ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट होता है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट होती है। क्रैंकी बहुत ज्यादा हो जाते हैं ये बच्चे, क्योंकि नरिशमेंट नहीं मिल रही, तो अंदर से वो एक वीकनेस फील कर रहे होते हैं। जो बच्चे बोल पाते हैं वो बताते भी है कि हमें दर्द हो रही है, थोड़ा सा खेल, अब बच्चे हैं खेलना तो चाहते ही हैं, बट फिर बाद में दर्दें शुरू हो जाती हैं उनको, तो फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं, एंड इनको क्रॉनिक डिजीजेस भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये सारी इश्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। एंड जंक फूड मैं तो बच्चों को बिल्कुल मना करती हूँ, बच्चों को, बड़ों को, मैं तो यही सबको समझाती हूँ कि प्लीज़ बिल्कुल अपने घर में आने ही मत दीजिए। हमारी मदर भी ऐसी थी कि जो खाना हम घर में बना देंगे लेकिन बाहर से कुछ नहीं आएगा, और वो भी जब मम्मी के पास टाइम होगा तब बनाएंगे। ऐसे नहीं कि बच्चे ने बोला है तो अभी चलो किचन में लग गए, इतना लाड प्यार नहीं करना, लेकिन हाँ बना देंगे। और जब वो प्रॉमिस करते थे तो वो बनाती भी थी, भले वो मंडे को प्रॉमिस करके संडे को बना रही है, वो ठीक है। देखिए पेरेंट्स के पास भी अपने काम है, आजकल काफी पेरेंट्स दोनों वर्किंग भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बोलते ही हर चीज मिल सकती है। और वो आदत डालनी भी नहीं चाहिए बच्चों को, उन्हें वेट करने की पेशेंस वगैरह भी होनी चाहिए। तो हर चीज घर में बनाई जा सकती है, जो प्रोसेस फूड मिल रहा है सब कुछ घर में बन सकता है आजकल। तो ये भी एक है, इंटरनेट का फायदा भी होता है, जैसे तरला दलाल की वेबसाइट है या कई ऐसी कुकिंग वाली वेबसाइट होती है जिसमें उन सबकी रेसिपीज होती है, हम बना भी सकते हैं। और जब दोनों वर्किंग होते हैं तो यूजुअली कुक होती है, हेल्प ले सकते हैं, फैमिली है तो उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो भी हो बाहर का अवॉइड कीजिए, कभी बहुत जरूरत पड़े तो भी जगह पे फ्रेश खाना बन रहा है। जैसे एक पिज्जा होता है वो चेन्स में मिलता है जो बासी पिज्जा होता है, एक होता है जो रेस्टोरेंट में फ्रेश बना के देते हैं, वो महंगा होता है, वो 70 रुपए का नहीं मिल रहा, वो 450 रुपए का मिल रहा है। वो फिर भी चलो कंपैरेटिवली बेटर है, पर है और भी प्रोसेस चीज। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के ऊपर, और उनकी बॉडी हर चीज हैंडल नहीं कर सकती।
सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पिकी ईटर्स बच्चे, पिकी ईटर्स पेरेंट्स। ओके, दो तरह के हैं। एक तो ये कि अगर घर में कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो खुद पिकी ईटर है, तो बच्चे को ये दिख रहा है कि वो ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करूं। ओके, तो जो टेस्ट पसंद नहीं आया वो रिजेक्ट कर दिया, ये चीज बच्चे सीखते हैं। तो ये भी एक बात है। दूसरी बात ये कि अगर बच्चे रिजेक्ट कर रहा है, अच्छा ये नहीं खाना, चल फटाफट ये बना देती हूँ, अच्छा ये नहीं खाना, चल फटाफट ये दे देती हूँ, और वो फटाफट में 2 मिनट मैगी बनती है। ओके, सो दैट इज अगेन समथिंग दैट वी आर क्रिएटिंग। सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसने सिर्फ दूध का टेस्ट देखा है, ठीक है, अप टू 6 मंथ्स तो सिर्फ मिल्क, उसके बाद हम थोड़ी बहुत चीजें ट्राई करते हैं। अप टू 1 ईयर भी हर तरह की चीज ट्राई नहीं होती, 1 ईयर के बाद ही मेजर हर चीज स्टार्ट होती है। तो आप इमेजिन करिए, सपोज आप ग्रीस जाएंगे तो वहां का खाना आप आसानी से खा पाएंगे? आपको भी तो हर चीज नहीं लगेगी, उनकी कुजीन, कोई चीज पसंद आएगी, कोई नहीं आएगी। बट एज एन एडल्ट आपको पता है आपको नरिशमेंट की जरूरत है, आप खाना तो खाओगे, है ना। लेकिन बच्चा सोचता नहीं है ना, ब्रेन डेवलपमेंट भी तो 5 to 7 months तक होती है, राइट। तो बच्चे को तो अपना सही गलत पता नहीं है, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, चलो अभी नहीं पसंद कोई बात नहीं, बड़ा होके सीख लेगा, अभी पेट भर दो, चलो कुछ तो खा रहा है, कुछ भी दे दो, आलू पूरी दे दो, भुजिया दे दो, कुछ कुछ तो खा रहा ही है ना, पेट तो भर गया ना। पर आप ये भी देखेंगे कि जो बचपन में नहीं सीखता ना वो कभी नहीं सीखता। मेरे पास 70-year-old डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो एकदम जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे भुजिया नहीं दिया ना तो मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगा, देख लेना। और सही में उन्होंने घर में एकदम तमाशा कर दिया कि मुझे भुजिया दो, नहीं तो देख लेना मैं नहीं खाऊंगा। और ब्लड प्रेशर इतना हाई, मैं कहाँ अलाउ करूं। तो जो बचपन में नहीं सीखते हैं वो बड़े होके भी नहीं सीखते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस तो आप छोड़ दीजिए कि बच्चा है तो चलने दो, ऐसे नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जब भी बच्चे ना हम 6 months to 1 year जब हम देते हैं तो सॉफ्ट फूड्स देते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि हम लोग हर तरह का नॉर्मल फूड देना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चे ना 2 टेक्सचर्स एक साथ नहीं खाते। लाइक जैसे अगर हम पुलाव बनाएंगे तो चावल सॉफ्ट है और वेजिटेबल्स क्रंची है, तो बच्चे उसको रिजेक्ट कर देते हैं, सब्जी 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 सब निकाल देते हैं, पोहा में से, उपमा में से, पुलाव में से सब्जी निकाल देते हैं। तो मैंने एक पेरेंट को बोला ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप राइस अलग बनाइए, सब्जी अलग, वो खा लेगा। और उस बच्चे ने एक्चुअली खा लिया। वो मिक्स्ड टेक्सचर्स नहीं खाना चाहते, पर आप अलग अलग दोगे तो वो खा लेते हैं। जैसे सब्जी रोटी के साथ खा लेंगे क्योंकि उनका टेक्सचर मैच करता है, दाल चावल खा लेंगे क्योंकि वो टेक्सचर मैच करता है। मल्टीपल टेक्सचर्स एंड ऑल एवरीथिंग ट्राई करते करते में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एकदम से वो रिजेक्ट कर देते तो पेरेंट्स सोचने लगते कि वो सब्जी नहीं खाता। तो ऐसा नहीं है कि वो सब्जी नहीं खाता, वो सब्जी खा लेगा, लेकिन वो मिक्स टेक्सचर्स नहीं खाएगा। और हाँ, कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो वो रिजेक्ट करेगा, तो हमें बार बार ट्राई करना पड़ेगा। एक बार ट्राई किया उसने नहीं खाया, फिर 2 हफ्ते बाद फिर ट्राई करिए। और हम एक साथ बच्चे को बहुत सारे टेस्ट भी नहीं ट्राई करा सकते। जैसे हमें पहले 2-3 टेस्ट ट्राई कराने चाहिए, वो सेटल हो जाए, फिर और 2-3 टेस्ट ट्राई कराने चाहिए, फिर वो सेटल हो जाए, फिर और 2-3, ऐसे नहीं तो बच्चा देखिए नई चीजें खा रहा है, उसके लिए वो तो अर्थ पे ही न्यू है, उसके लिए हर चीज नई है, तो वो बहुत सारे नए फ्लेवर्स ले लेगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो खाने के बहुत शौकीन होते हैं, वो कर लेते हैं, बट हर बच्चा ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम बच्चे रिजेक्ट ही करते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो कि उनके लिए बहुत नया है। हमारे लिए कोई चीज नहीं होगी तो हम भी इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कई हम शक्ल देख के चीजें रिजेक्ट करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर होता है कि बच्चे ने बहुत सारी चीजें, जैसे पेड़ देख रहे हैं हर जगह, ग्रीन 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 ग्रीन, अब वो पेड़ से तो हम कुछ खाते नहीं है। स्पेशली अर्बन बच्चे तो देखते नहीं कि पेड़ से हम कुछ खा रहे हैं, तो जब उनको वो ग्रीन ग्रीन कुछ दिखता है ना, भले उसका टेस्ट अच्छा हो, उनको पता भी नहीं, वो देख के ही रिजेक्ट कर देते हैं कि ग्रीन है, जैसे ग्रेप्स नहीं खाने। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन है, क्योंकि वो तो लगा हुआ होता है ना, वो खाने की चीज थोड़ी लग रही है उनको उतनी बुद्धि है उनकी। तो लाइक आई नो दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जब 2 साल की थी, ग्रेप्स तो एकदम आउटराइटली रिजेक्टेड, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया उसके मुंह में। जब उसको टेस्ट पता लगा, फिर तो वो ऐसी दीवानी हुई कि हर थोड़ी देर में ग्रेप्स दे दो, ग्रेप्स दे दो, फिर तो वो बहुत ज्यादा उसको पसंद आए। तो कई बार बच्चे सिर्फ देख के रिजेक्ट कर रहे होते हैं फॉर रीजंस अननोन टू अस, क्योंकि वो ब्ला ब्ला तो बोल रहे हैं, अब हमें समझ भी नहीं आ रहा कि वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, राइट। तो वी हैव टू कीप ट्राइंग इन सम वे और दी अदर। और एक आइडिया मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी मम्मी का आइडिया होता था, एंड दिस इज समथिंग विच रियली वर्क्स ऑन एवरीबडी। हम लोग के घर में ना त्योहार पे या
हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं, खाना जो स्पेशल वाला खाना आता है, रिच फूड जो आता है, उसकी हम लोग आपस में बड़ी तारीफ, वाओ ये कुकी जब की पेस्ट्री कितनी टेस्टी लग रही है ना, ये छोले भटूरे तो आज बहुत ही अच्छे बने, मजा आ गया, यू नो दिस इज व्हाट वी डू। लेकिन जब हम रोज की रोटी सब्जी दाल चावल बनाते हैं उसको हम ऐसे नहीं बोलते। तो बच्चों के मेमोरी में क्या है, हम एक तरह से इनडायरेक्टली उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कर लेते हैं कि रिच फूड टेस्टी है, वो हमें अच्छा लगना चाहिए और बाकी फूड अच्छा नहीं है। तो मेरी मम्मी ये चीज करती थी, अरे वाह खिचड़ी बनाई है ना, जो बीमारों वाली खिचड़ी होती है जो खाली हल्दी नमक डाल के बनाई जाती है, अरे वाह आज तो ये खिचड़ी इतनी टेस्टी बनी है, घी डाल के तो मजा आ गया, बहुत टेस्टी है। एंड दही खा रही है, आज तो एकदम आइसक्रीम जैसा दही जमा है, ये तो बहुत ही टेस्टी है। तोरी की सब्जी जो मतलब मैक्सिमम बच्चे हेट करते हैं, मेरी मम्मी बिल्कुल एकदम खाली प्याज और थोड़ा नमक हल्दी वगैरह डाल के ही बनाती थी, अरे आज तो तोरी इतनी फ्रेश आई है, एकदम मजा आ गया, इतनी टेस्टी सब्जी बनी है। वो कुछ भी बनाती थी उसको ऐसे ही कहती थी। मूंग की दाल जो बच्चे कभी नहीं खाना चाहते वो भी ऐसे ही, आज तो नींबू डाल के मूंग की दाल बनाई है, घी का छौंक दिया है, मजा आ गया। तो हम लोग की ना कंडीशनिंग होती थी, कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग खा रही है जो हमें क्यों नहीं दे रही, इतना बैठ के तारीफ करे जा रही है, लाओ भाई हमें भी दो। तो हमारी पहले से ही कंडीशनिंग हो गई कि ये जो भी है बहुत टेस्टी है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बीमारों वाली खिचड़ी आज भी बहुत पसंद है, वो घी डाल क्योंकि वो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की वैसी है कि वो टेस्टी होती है, राइट। मैंने जैसे एक पेरेंट को और ये बात बताई, उसका भी बच्चा 4 ईयर ओल्ड है और वो बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खा रहा था, कोई फ्रूट, सब फ्रूट रिजेक्टेड। तो उन्होंने क्या किया, वो एक ग्रेप्स ही लेकर बैठे अपने सास और बहू दोनों, एंड खा रहे हैं और टेस्ट के लिए तारीफ करे कि वाओ ये तो बहुत टेस्टी है ना, मजा आ गया। तो वो खेल रहा है, उसको नहीं ऑफर किया, वो आया पहले तो देखा फिर भाग गया कि ये ग्रीन है ये तो रिजेक्टेड, फिर वापस वो बार बार तारीफ करे तो वापस आया, फिर एक ट्राई करके गया, फिर वो हर थोड़ी देर में खा के जा रहे हैं क्योंकि ग्रेप्स टेस्टी तो होते हैं, राइट। तो हम लोग ना बेसिकली बच्चों की साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग अननोइंगली कर ही देते हैं, जिसकी वजह से वो पिकी ईटर बन जाते हैं। हम चाहें तो वो हर चीज खाएं। टिफिन का एक प्रॉब्लम होता है, टिफिन में ना बच्चों के पास लिमिटेड टाइम होता है तो अगर हम वहां पर पुलाव या बिरयानी जैसी चीजें देंगे ना, वो नहीं खा पाएंगे, तो टिफिन वापस आता है। वी हैव टू गिव फिंगर फूड्स। यू नो मेरी एक फ्रेंड है, वो आलू के पराठे इतने इतने से बना के देती है, 4 साल की बेटी है उसको, तो लाइक वो पिक करके खा सकती है, राइट। तो वो फर्क पड़ता है कि वो स्पून से खाने वाली चीजें। एक पेरेंट आए थे 3 ईयर ओल्ड के, 2 ट्विंस थे उनके, तो वो कहते कि अब चावल हम लोग सब खा रहे चम्मच से, तो उनको भी चम्मच से ही खाना है, बच्चे तो कॉपी कैट्स होते हैं। और वो चावल मुंह तक जा रहा है और वो सारा वहीं गिर रहा है क्योंकि मुंह के अंदर डालना तो आता ही नहीं है, और खाना अपने आप है, और विच इज अ वेरी गुड हैबिट, खाना बच्चों को अपने आप ही खाने देना चाहिए। तो बच्चे तो खा ही नहीं पा रहे, तो फिर वो साइड से अपनी चम्मच से भी डाल रहे हैं कि भाई कुछ तो खाएं, तो उस तरह से वो खा रहे हैं, एटलीस्ट बच्चे को लग रहा है कि मैं खा रहा हूँ, तो वो उनको खुशी है कि हाँ फाइन। तो बच्चों की जो टेक्निक्स होती है इलाबोरेट मील खाने की, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो छोटे बच्चों का टिफिन हमेशा फिंगर फूड्स होना चाहिए, तो वो भी एक फैक्टर होता है काफी बार रिजेक्शन का। मतलब पेरेंट्स कहते हैं घर पे तो खा लेते हैं, पता नहीं टिफिन में नहीं खा के आते, तो ये भी एक फैक्टर। सो दीज आर फ्यू आइडिया। मेरी बेटी है लेकिन वो बिल्कुल भी पिकी ईटर नहीं है, लेकिन मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि उसकी मेंटल कंडीशनिंग आप ऐसे देखते हो तो वो खा ही लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए कौन से न्यूट्रिशन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? अगेन मैंने आपको बताया बैलेंस डाइट, हमारी बॉडी में हर न्यूट्रिएंट का अपना रोल है। भले हम विटामिन डी हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में ही चाहिए, भले विटामिन B12 हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन वो एब्सेंट रहेगा तो हमारी हेल्थ खराब रहेगी, राइट। अब जैसे सपोज एक घर बन रहा है, ठीक है, उसमें मेजरली तो ईंट पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, पेंट चाहिए, व्हाटएवर। नट्स एंड बोल्ट्स लिमिटेड चाहिए होते हैं, लेकिन वो नट्स एंड बोल्ट्स नहीं होंगे तो दरवाजा खड़ा तो नहीं होगा ना। तो वही वाली बात है कि न्यूट्रिशन तो सारा चाहिए, पूरी बैलेंस डाइट चाहिए, तभी बच्चा हेल्दी होगा। कुछ भी मिसिंग होएगा, एक विटामिन डी मिसिंग होता है, उनकी बोन्स वीक हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। एक विटामिन B12 कम होता है, उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एक विटामिन A कम होता है, आईसाइट पे इफेक्ट आने लग जाते हैं यंगर एजेस में।
प्रोटीन तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये तो मैक्रोज है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, सही पोर्शन में देना भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बैलेंस डाइट एक्सप्लेन की थी, वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। बच्चे को हर चीज खाने की आदत डालनी है, शुरू से डालनी है, और बच्चे खाते हैं। मैंने अपने घर में, मेरी फैमिली में जो भी भाभियां आई हैं, दे आर वेरी स्मार्ट इन दिस फॉर सम रीजन, दैट इज विच इज वेरी गुड। तो उनके बच्चे सब खाते हैं, जामुन भी खाएंगे तो रोटी चावल भी चाहिए, और वो बड़ा खुश होके बुआ देखो मैंने टमाटर भी खा लिया, बुआ देखो मैंने गोभी भी खा ली। वो उनको फिर वो कंडीशन भी ऐसी किया ना कि इससे उनको अप्रिसिएशन मिलती है। तो अपने आप बैठ के बच्चे, जैसे लोग कहते हैं ना 4-5 साल के बच्चों के पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं कि कौन सी एज में ये अपने हाथ से खाने लग जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, जो 6 महीने का जो बच्चा होता है, आप उनके हाथ में कुछ भी दो, वो उसका क्या करता है, मुंह में ही डालता है। तो ईटिंग इज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो वो सीख के पैदा हुए हैं। तो आप किसी एज का इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप उनके सामने रखो, आप उनके सामने छिपकली रखोगे तो वो भी वो मुंह में ही डालेंगे, तो खाना तो डाल ही लेंगे। तो आप उसको खाने तो दो, वो गिलाएगा, फैलाएगा, सब कुछ होगा। मेरी एक मासी जी ऐसा करती थी, गर्मी में दिल्ली में रहते हैं, गर्मी बहुत होती है, तो बनियान पहनाकर चटाई पे बिठा देती थी और खाना दे देती थी। वो खाते थे, उसका पोछा लगाते थे, व्हाटएवर, और वो बच्चे मस्त अपना खा पी के खड़े हो जाते थे। एंड दे लर्न ईटिंग एट अ वेरी अर्ली एज। और फिजिकल कंडीशनिंग ऐसी कर दी कि वो अपने हाथ से भी खा लेते हैं। 3 साल का भी खा लेता था, मैंने देखा। सब चीज खाते, सब चीज रिजेक्ट नहीं करते। रिजेक्ट क्या करते हैं, जैसे उसको सीख लिया कि कोई बिस्किट लाया है या कुछ भी, तो घर आके बहुत बोला, लेकिन फिर उसका पेट में दुख गया, क्योंकि जो बच्चे रेगुलरली प्रोसेस फूड नहीं खाते, उनकी बॉडी में जल्दी रिएक्शन होता है उसका। जो रेगुलरली खा रहे हैं उनको पता ही नहीं लगता पेट दुख क्यों रहा है, पर एक बार खाया बच्चे को समझ आ गया, फिर वो खुद ही ओरियो नहीं खाते ना, इससे पेट दुखता है, ये नहीं खाना चाहिए। तो वो जब भी, तो वो कंडीशनिंग हो जाती है उनकी। तो ये सारी चीजें इम्यूनिटी वगैरह में बहुत हेल्प करती है, बिकॉज बच्चे की कंडीशनिंग हो गई हेल्दी फूड खाने की। एंड ट्रस्ट मी, वो बच्चे जल्दी से बीमार नहीं पड़ रहे, उनको स्लीपिंग साइकिल भी उनकी अच्छी है। जैसे आजकल पेरेंट्स कई बार बोलते हैं ना कि रात को नाचते रहते हैं, सोते नहीं है या डिस्टर्ब रहते हैं, नहीं, उनकी स्लीपिंग साइकिल अच्छी है। बिकॉज ठीक है, बच्चा तो खेलना चाहता है, बट स्लीप साइकिल उन्होंने बना रखी है कि अच्छी है, और वो सो भी जाता है टाइमली, दोपहर को नैप भी लेता है, एंड सब चीजें खाता है, तो से इन्फेक्शंस भी नहीं होते। हालांकि 7 ईयर का भी हुआ नहीं है, बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप, मिट्टी में भी खेलता है, में भी जाता है, पर ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, एंड गट भी सही है, ऐसे नहीं कि जैसे कॉन्स्टिपेशन आजकल पेरेंट्स बहुत कॉमनली बताते हैं, उसका ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है, क्योंकि वो सब चीज खाता है, सैलेड भी खाता है, उसको गाजर पकड़ा देते हैं या खीरा पकड़ा देते हैं, खा लेता है, कुछ भी खाता है। दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी अ लॉट, कि हर चीज, क्योंकि हर फ्रूट में, हर वेजिटेबल में, हर ग्रेन में, हर दाल में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। हम सब चीज वेराइटी की से कभी कभी खाते रहेंगे तो ही हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। तो उसी से उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है, उसी से उनकी ब्रेन भी बेटर होती है, उसी से उनकी एक्टिविटीज, उनका स्लीप साइकिल, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिशन। एक वो कहावत है ना, पेट भरा तो जग भला। मतलब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पूरा बॉडी को मिले प्रॉपर, तो बच्चे क्रैंकी भी नहीं होते। मेरी भी बेटी है, तो मैंने भी उसकी कंडीशनिंग ऐसी कर रखी है। कुछ चीजें मैं चेंज करूंगी, लेकिन हाँ, वो भी ऐसी ही है मोस्टली। मतलब उसका न्यूट्रिशन टाइम पूरा फिक्स कर रखा है मैंने शुरू से लेके। तो चटाई पे बैठ के खिलाना ना, वो जब 6 मंथ्स के बाद हमने उसको चटाई पे बैठाना शुरू कर दिया, तो वहीं पे बैठ के वो, मेरे पास पिक्चर है, मतलब कि उसमें पूरी दही लगी हुई है उसके मुंह पे, पूरे हाथों पे। और आज का डेट है कि वो सब कुछ खाती है, टच हो, और वो सबको खिलाती भी है, और कभी भी मना भी नहीं करती। That's amazing. Yeah. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन टाइम बढ़ने से किड्स की ईटिंग हैबिट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है और पेरेंट्स इससे कैसे हैंडल करते हैं? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब हम कुछ, हमारा ध्यान कहीं और है ना, तो माइंडलेस ईटिंग करते हैं, उसमें क्रेविंग ज्यादा होती है, उसमें ऐसी चीजें हम क्रंची है
चाहते हैं जो यूजुअली यूजलेस ही होता है, तो अल्ट्रा प्रोसेस की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। थोड़ा सा ये भी है कि एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत आता है, तो बच्चे फिर वो होते हैं। और स्क्रीन टाइम पे आप हमेशा देख कि बच्चे क्या देख रहे हैं, वो उसमें क्या दिखा रहे हैं, तो पता भी नहीं लगता वो कहाँ से क्या सीख लिया उन्होंने। और जो मैंने पढ़ा है, जो ब्लू लाइट होती है स्क्रीन की, वो उनके ब्रेन पे बहुत इफेक्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास आए हैं कई बच्चे जिनको ऑटिज्म है, पहले नहीं था बट स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होने की वजह से उनको ऑटिज्म हो गया। कौन सी डेवलप हुआ, जहाँ तक मुझे पता है मैम कि वो शायद ऑटिज्म अर्ली एजेस में होता है। हाँ, अर्ली बिलो 4 years के बच्चे ये। जैसे एक पेरेंट्स साथ होती, वो वर्किंग थी, तो उनकी सास बच्चे को जो 1-1.5 साल का था तो मोबाइल दे के बिठा देती थी कि शांति से बैठा रहे, क्योंकि बच्चे तो इधर उधर खेलेंगे बट दैट एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, वो उनको करने देना चाहिए। अब जैसे मेरे पास एक ऑफिस में चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए कोई आया, तो उन्होंने दोनों बच्चों को मोबाइल दे के बिठा दिया। तो मैंने कहा मोबाइल मत दीजिए, बोलते नहीं मैम फिर ये आपके ऑफिस में ना खेलकूद मचाएंगे। मैंने कहा मचाने दो, मेरा ऑफिस है, जो भी होगा मैं देख लूंगी, आप इसके हाथ से मोबाइल लो। पहले पेरेंट्स ने खुद एफर्ट डाल रहे हैं, अब वो बच्चे की एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट भी नहीं हो रही, तो बच्चे ऑब्वियसली अल्ट्रा प्रोसेस फूड की तरफ तो क्रेविंग्स जाएगी ही जाएगी उनकी। बट अगर मान लीजिए नहीं भी, मान लीजिए वो फिर भी किसी तरह खिला रहे हो स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करके या जैसे भी, कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, उनका ब्रेन सेल्स उतना डेवलप नहीं होगा, एक्टिविटीज न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ काफी रिलेटेड होती है, उनका डाइजेशन पुअर रहेगा। एक आप खुद देखिए, हम खा के खाली बैठे रहते तो पेट खराब हो जाता है, थोड़ा टहलाओ, गैस होती तो क्या कहते हैं चप्पा टहलाओ, है ना। तो वही सब। और बच्चों को तो बहुत हाई एक्टिविटी करनी चाहिए, बहुत हाई लेवल एक्टिविटी, उनको उनकी पेंटअप एनर्जी होती भी ऐसी है कि वो बहुत। अब जैसे आपके बेबी है, जैसे आपने देखा होगा जब उसने क्रॉल करना सीख लिया था ना, आपको हर वक्त नजर रखनी पड़ती है वो क्रॉल करके कहीं का कहीं पहुंच, है ना। वो बिल्कुल जब से बच्चा क्रॉल करना सीखता है उसके बाद वो कम से कम 7 to 8 years तक शांति से बैठता ही नहीं है। आप 7-8 years के बच्चों को भी देखिए, पेरेंट्स चल रहे होंगे बच्चा कूद रहा होगा, है ना, बच्चे सीधे चलते ही नहीं है, उनका पेंटअप एनर्जी इतना है। एंड अप टू 8 years गर्ल्स बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं होता, अप टू 8 years सेम होता है, डेवलपमेंट भी, एनर्जी लेवल सब कुछ। तो जो लड़कियों को कहते हैं, जैसे कई फैमिलीज में से होता है तू लड़की है तू ऐसे बैठ तू ऐसे कर, ऐसा कुछ नहीं होता, पर लड़कियों को भी कूदने, एवरीवन एक्टिव, और वो उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन्स ये कैसे वर्क करेंगे अगर वो एक्टिव नहीं है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो सोशल मीडिया का ये भी रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो बच्चा ज्यादा बैठा है, अब आप अपने लिए अडल्ट के लिए सोचिए, हम ज्यादा बैठे रहते तो हमें इतनी भूख कहाँ लगती है। जो बच्चा एक्टिव ही नहीं है उसे खाना कैसे मजा आएगा खाने में। और एडिक्शंस हो जाते हैं, वो रात को सोना भी नहीं चाहते, वो मोबाइल पे ही बैठे रहना चाहते हैं, तो उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ेगी। तो घूम फिर के इम्यूनिटी, गट हेल्थ, एवरीथिंग पे वही सारे इफेक्ट आ जाते हैं। एंड मेंटल हेल्थ पे भी वो बच्चे मतलब आजकल तो कुछ कुछ डॉक्टर्स भी वीडियोस डालते हैं कि बच्चे किस तरह से जैसे अग्रेसिव हो गए हैं, मोबाइल नहीं दिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और बहुत छोटे बच्चे बिलो 5 years, तो वो बहुत हार्मफुल है। एंड लेकिन सिर्फ ब्रेन हेल्थ के लिए नहीं, वो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। और अगर हम जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि अरे वो तो बैठता ही नहीं है, फिर अरे तो हमें बिठाना क्यों है, मत बिठाइए ना। कितनी तरह के गेम्स आते हैं, जैसे मैं जब हमारे घर के बच्चे या फ्रेंड्स के बच्चों के लिए गिफ्ट लेने जाती हूँ, इतनी तरह के गेम्स आते हैं, बच्चों को दीजिए। अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में गई थी, तो एक और बच्ची की पड़ोस की आई हुई थी, स्कूल से आते ही बच्चों ने चेंज भी नहीं किया, चेस खेल रहे थे। 6 साल के बच्चे, उन्हें चेस खेलने नहीं आती, बट वो चेस उनको इतना क्रेज, बैठ के चेस खेल रहे, और मोबाइल पे नहीं, एक्चुअल बोर्ड वाला लकड़ी वाला चेस, और इतने इंटरेस्ट से खेलते हैं, मोहरे चलाने भी नहीं आते, फिर बहुत इंटरेस्ट से खेल रहे हैं। मैंने कहा ये कलयुग का चेस चल रहा है जिसमें जो मर्जी जैसे मर्जी लड़ाई करता है। लेकिन अब देखिए, बच्चों को दूसरी चीजें दोगे तो वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। अब आप ये कहोगे कि नहीं आजकल के बच्चे तो मोबाइल ही लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। और वो सेम फ्रेंड का मैंने थोड़ा दिन पहले एक और चीज नोटिस की थी, जैसे वो मटर छिलने बैठी तो दोनों बच्चे आ गए मटर छिल रहे हैं उनके साथ, 2 बच्चे उनके, 6 साल का, 3 साल की है, तो वो दोनों बच्चे मटर छिलने बैठ गए। अब मटर कैसे छिल रहे हैं,
ऐसे तोड़ा और मटर सारे उड़ गए। अब नॉर्मली पेरेंट्स क्या सोचेंगे, अरे हमारा काम बढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं तुम मोबाइल लेके बैठ जाओ, तुम मत करो। उसने क्या किया, हाँ छीलो, मटर तो छील ही रहे, उसने बोला मटर धोने तो है ही, गिर रहे तो क्या हुआ, अपना घर है, साफ ही है, बाद में उठा के धो लेंगे तो क्या हुआ, एटलीस्ट वो मोबाइल नहीं देख रहे। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम बच्चों को अपने ऐसे छोटे छोटे कामों में भी, 3 साल की बच्ची मटर छील सकती है, सोचिए, है ना, कलरिंग दे सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो और उसकी बेटी और पड़ोस के जो बच्चे आते हैं वो म्यूजिक चला देती है विदाउट टीवी, वो डांस करते रहते हैं, तो उनकी एक्टिविटी भी हो जाती है। और अगर जैसे कोई नहीं आ रहा तो वो क्या करती है, लैपटॉप लेके पार्क चली जाती है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वो लैपटॉप पे अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही है पार्क में बैठकर। तो देखिए, जहां पेरेंट्स एफर्ट करते हैं वहां पे बच्चे नहीं देखते मोबाइल वगैरह। पेरेंट्स को एफर्ट तो करती, चाइल्ड बेयरिंग इज अ वेरी डिटेल्ड टास्क। हम ये सोचे कि मोबाइल के भरोसे बच्चे को छोड़ दें और उसकी परवरिश हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप वर्किंग है या नहीं है। मेरे को एक बार एक स्कूल प्रिंसिपल ने ऐसी ऑनलाइन उसके लिए बुलाया था कि हमें ना पेरेंट्स की आप वो लीजिए क्लास, वो टिफिन में चॉकलेट भेज रहे हैं या बिस्किट्स भेज रहे हैं, बच्चों को कोई प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है। तो उसमें एक पेरेंट ने मुझे बोला कि नहीं नहीं मैम, हम दोनों वर्किंग है, सुबह हमारे पास खाना खिलाने का या बनाने का टाइम नहीं है, इसीलिए हम ये पैकेज फूड्स दे देते हैं। तो आई वाज बहुत अफसोस था कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए थे। आई नो दिस साउंड्स वेरी रूड, बट देन द चाइल्ड नीड्स प्रॉपर नरिशमेंट। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि अब हमने पैदा कर लिया बट अब हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे नहीं होता। मेरी बेटी मेरे साथ 1 साल की जब वो थी, तब से लेकर अभी तक वो मेरे साथ आर्ट एंड क्राफ्ट करती है। वाह, जल्दी ही वो कर दिया था क्योंकि वो मैं करती थी तो वो भी कर रही है, और उसने बहुत जल्दी कलरिंग, बहुत अच्छी कटिंग करती है वो। स्टेज के बच्चे, उसके साथ के नेबर्स, जो बच्चे मेरी फ्रेंड्स है, वो नहीं करते। मतलब आप बच्चों को जो सिखाओगे बच्चे वही सीखेंगे। आई कम्प्लीटली एग्री से आपको लाइव एक्सपीरियंस है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मैम। स्कूल टिफिन के लिए कुछ क्विक, हेल्दी और प्रैक्टिकल फूड आप जो शेयर करना चाहते हैं। हाँ देखिए, कुछ भी खाना बने थोड़ा टाइम तो लगेगा, और जैसे मैंने हेल्दी प्लेट का बताया था, उसमें फ्रूट चले आप किसी तरह और टाइम स्नैक में दे सकते हैं, लेकिन बाकी 25% सीरियल, 25% प्रोटीन और 40% वेजिटेबल तो होना ही चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। ठीक है, तो हम काफी सारे ऑप्शंस बना सकते हैं, जैसे सपोज हमने, और अगेन टिफिन में फिंगर फूड्स होना चाहिए, जैसे मैंने बोला, ताकि वो पिक करके छोटा छोटा उठा के खा सके। तो जैसे मान लीजिए आपने एक स्टफ पराठा बनाया है, स्टफ रोटी बनाई है, उसमें बीच में पनीर को रोल करके दे दिया और पीसेस काट के दे दिए, तो उसमें पनीर प्रोटीन हो गया, वेजिटेबल स्टफिंग हो गई, आटा हो गया, तो वो आपका एक है। उत्पम भी सेम तरीके से बनाया जा सकता है, क्योंकि उत्पम में रवा और दही तो होता ही है, ऊपर आप वेजिटेबल्स डाल दीजिए, उसको कट करके दे दीजिए, उससे हम पिज्जा भी देते हैं एक बार। उसी तरह से सूजी या रागी का चीला भी पनीर या सोया के रोल्स करके बना सकते हैं। वेज पनीर और सूजी की मिला के आप टिक्की भी बना के दे सकते हो, घर की बनी हुई टमाटर चटनी या धनिया चटनी वगैरह के साथ। तो ऐसे फिंगर फूड्स यूजुअली, frankly being a clinical nutritionist I am not really very great at कुकिंग, मैं कुछ ही आइडियाज दे पाऊंगी। और अच्छा रहेगा, जैसे मैंने बताया ना, तरला दलाल की जैसे वेबसाइट है, उसमें आप सर्च करिए आइडियाज फॉर किड्स टिफिन, और ऐसी रेसिपी सर्च करिए जिसमें प्रोटीन, सीरियल और वेजिटेबल तीनों हो, और बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें आते हैं। एक हमने देखा था इडली में उड़द दाल और चावल दोनों है, उसी में आप वेजिटेबल्स भी डाल दीजिए बैटर में और स्टीम करके दे दीजिए। इट्स अ वेरी गुड स्नैक, पिक करके खाना है तो बच्चे खा भी लेंगे। आप उसको 4 पीसेस भी कर सकते हैं कि चलो अगर इडली बड़ी है, बच्चा उतना नहीं कर पा रहा है, तो आप 4 पीसेस करके साथ में आपने घर की बनी हुई कोई पीनट चटनी, कोकोनट चटनी के साथ उसको दे दिया। तो और इंडिया में 28 स्टेट्स, हर स्टेट की अपनी कुजीन है, आप सर्च करने जाएंगे इतने वंडरफुल आइडियाज हैं। और आप देखिए इंडिया की हर कुजीन में ना यही पैटर्न है शुरू से। आप जैसे एक सीरियल होगा, चाहे वो रोटी चावल इडली वगैरह जो भी हो, वेजिटेबल्स होंगी और एक प्रोटीन रिच फूड होगा। अब वो कोस्टल है तो वो फिश होगा, अगर वो प्लेन वाले हैं तो वो छोले राजमा भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है, या किसी भी तरह से। लेकिन
पैटर्न से ये हेल्दी प्लेट वाला ही है। यूएस भले क्लेम करता है कि हमने इजाद किया है, लेकिन इंडिया में तो आप देखिए सारे स्टेट्स के सबकी थाली ऐसी ही है। तो दिस इज मैं कह रही ना, इंडिया में नॉलेज इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हम सिर्फ उसको यूज नहीं कर रहे। तो इट्स वेरी इजी, हम लोग को बस थोड़ा सा ये देखना है कि 25% सीरियल, 25% प्रोटीन, कुछ भी प्रोटीन, एंड 30% 40% वेजिटेबल होना चाहिए। और फिर आप फिंगर फूड्स बनाइए, बस ये आपको चूज अगर आप रेगुलर डाइटिशियन विजिट करें या डाइटिशियन विजिट करें तो ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। आप चाहे तो मैं आपको बाद में लिंक भेज दूंगी, आप जब ये पोस्ट करें तो मैं वो लिंक आप उसमें डाल सकते हैं। वॉइस का अलग होता है, इसका अलग होता है, तो उसमें आपको मार्क करना है। अगर जो उसमें ग्रोथ का बता रहे हैं पैटर्न, उसके अंदर अगर आपका बच्चा आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो स्टार्ट गेटिंग अलर्ट। वो बेसिक कैलकुलेशंस है और वो बहुत सिंपल चार्ट होता है, उसको प्लॉट करना इज ऑल्सो वेरी इजी। एज के अकॉर्डिंग आपको वेट जो बच्चे का है वो करना है, और कंपैरेटिव चार्ट वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स के चार्ट्स हैं, आप सर्च करने भी जाएंगे तो इजीली मिल जाएंगे, और पीडियाट्रिशियंस देते भी हैं, तो वो ट्रैक करना चाहिए बच्चों का। मैं तो कहती हूँ 18 साल तक ट्रैक करना चाहिए, पेरेंट्स करते नहीं है बट करना चाहिए, इट्स वेरी वेरी गुड। और आजकल तो हॉस्पिटल पीडियाट्रिशियंस दे देते हैं, तो वो आप ट्रैक आराम से कर सकते हैं। एक ही चार्ट आपको 18 साल मेंटेन करना है बस। क्या सप्लीमेंट जरूरी होते हैं बच्चों के लिए, या फिर नेचुरल फूड से सब मैनेज हो सकता है? सप्लीमेंट्स अदर देन नेचुरल फूड से डेफिनेटली हो सकता है, अगर बच्चा शुरू से सब कुछ खा रहा है तो, राइट। अगर डेफिशिएंसी दी गई है, जैसे मैंने बताया विटामिन डी, B12 वगैरह, ये सब कॉमन डेफिशिएंसीज, जिंक वगैरह, लेकिन यूजुअली अगर शुरू से बच्चे को अच्छी हैबिट्स डालते हैं तो सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। बट सप्लीमेंट्स को लेके एक क्वेश्चन मैं जरूर आपको बोलूंगी, बिना एडवाइस के मत आप डॉक्टर से, डाइटिशियन से सलाह लीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट की भी डोज होती है, सप्लीमेंट सिंथेटिक है, चाहे कोई वो प्रोटीन पाउडर है, जो भी है वो सिंथेटिक है, समझने की कोशिश कीजिए। वो आप हमेशा नहीं दे सकते बच्चों को, वो आप अगर आप बच्चे की रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए देंगे, उसके बाद में वो आपका डिसकंटिन्यू करने के लिए भी बोलेंगे। हमें सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है बच्चे को। हालांकि आजकल चॉकलेट फ्लेवर, फ्लेवर वगैरह के आते हैं तो बच्चे उसको टेस्ट पसंद करने लग जाते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं पेरेंट्स, वैसे नहीं करना होता है। इसलिए मैं तो यूजुअली ट्राई करती हूँ कि एकदम फ्लेवरलेस वाला दीजिए, ताकि बच्चों को उसकी आदत ना पड़े। तो कि काफी चीजें जैसे प्रोटीन, तो जैसे सत्तू या नट्स वगैरह के पाउडर वगैरह से भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो हमेशा सप्लीमेंट मैं तो नहीं देती बच्चों को, अनलेस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो, मैं तो नहीं देती। बाकी विटामिन डी वगैरह उनके देने पड़ जाते हैं काफी बार, बट देन दैट इज अकॉर्डिंग टू द डोजेज। वो कोई कैंडी की तरह हमेशा खाते जा रहे हैं, वैसे तो कैंडी भी नहीं खानी चाहिए, बट खाते जा रहे हैं ऐसा नहीं होता उसका भी। देयर आर डोजेजेस, देयर आर रूल्स, इतना ही देना है, इतने ही टाइम तक देना है, उसके बाद फिर टेस्ट कराना है। एक ये मैंने कॉमनली देखा है कि लोग फिर से टेस्ट नहीं कराते। फिर से टेस्ट कराने में क्या, आप जब तक वापस नहीं कराओगे आपको कैसे पता कि वो वापस वो प्रॉपर ठीक हुआ है कि नहीं। और अगर वो ठीक नहीं हुआ और आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, इतनी डोज दी थी हमने खिला हो गया, तो और अगर वो कंप्लीट ब्लड में, फिर वो बार बार डेफिशिएंसी शो करती रहेगी, तो आपको ट्रीटमेंट पूरी तो लेनी पड़ेगी ना। लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने दोबारा 3 महीने बाद बुलाया, अरे वो तो पैसा कमाने के तरीके, ऐसे नहीं होता। वो पैसा कमाने के तरीके नहीं है, वो फॉलो अप इम्पोर्टेंट होता है। वो डेफिशिएंसी को चेक करना होता है कि फिर से तो नहीं शो कर रही है, या अभी भी कम तो नहीं है, और डोजेज बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है। एक थोड़े इररेलेवेंट टॉपिक में आपको, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरे पास एक बार एक बच्ची आई थी, उनको स्टमक रिलेटेड काफी इशू हो गया था, डॉक्टर ने डाइटिशियन विजिट सजेस्ट की हुई थी, तो वो मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम, तो बोलते हैं कि साल की बच्ची थी, इतनी छोटे बच्चे में ये प्रॉब्लम कैसे हुई, यूजुअली नहीं होती है। तो कहते हैं क्या हुआ था ना, वो थोड़े कुछ महीने पहले उसके स्टमक में कुछ इशू आया था, तो डॉक्टर ने उस टाइम जो मेडिसिन दी थी, तो फिर से वो पेट दर्द अभी कुछ दिन पहले बता रही थी, तो हमने सेम मेडिसिन खिला दी, डॉक्टर के पास नहीं गए। बट इस बार प्रॉब्लम थी, तो उसका रिएक्शन हो गया, उसकी वजह से स्टमक में ऐसे डैमेज हो गया। आई वाज लाइक कि सारा क्यों नहीं गए आप डॉक्टर के पास? तो हमें लगा कि सेम ही प्रॉब्लम है, सेम ही दवाई देंगे, तो हमने दे दी। ऐसे नहीं
देखिए एक डॉक्टर ने MBBS MD इतनी मेहनत करी है, कुछ तो वो आपसे ज्यादा जानते हैं ना। ऐसे नहीं होता कि आपको लग रहा है कि सेम दर्द है, आपने सेम दवाई दे दी। मुझे इतनी तकलीफ हुई ना कि 5 साल के बच्चे को सफर करना पड़ रहा है बिकॉज पेरेंट्स ने सिर्फ वो डॉक्टर के 500-700 रुपए बचाने की सोची। तो फॉलो अप इम्पॉर्टेंट होता है। और पैसे कमाने का क्या है, सभी काम पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, उसके लिए आप डॉक्टर को गलत कैसे समझ सकते हो कि वो फॉलो अप के लिए बुला रहे हैं तो सिर्फ पैसों के लिए। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइटिशियन या डॉक्टर या कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर अगर आपको फॉलो अप के लिए बुला रहा है, आपको जरूर जाना चाहिए, चाहे सप्लीमेंट की डोजेज है, चाहे मेडिसिन है, चाहे कुछ भी हो। लोग अपने खुद के बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा देते हैं वो 500 रुपए बचाने के लिए, विच इज वेरी बैड। वो नहीं करना। फॉलो अप जैसे कोई भी डोज हो सकता है, सिंथेटिक है तो वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जिसने पढ़ाई की वही जज कर सकता है, आप नहीं जज कर सकते। देखिए हमें माहौल क्रिएट करना पड़ता है। हम हर चीज खाएंगे, बच्चा भी क्यूरियस होगा, खाएगा। हम चीजें रिजेक्ट करना शुरू करेंगे, बच्चा सीख जाएगा। अडल्ट या बच्चे जो पेशेंट्स आते हैं, फ्रूट की रेगुलर हैबिट तो किसी की नहीं है, नोबडी। रोज फ्रूट्स कोई नहीं खाता, बहुत रेयर कोई ऐसा आता है जो रोज फ्रूट्स खाते हैं। या नट्स एंड फ्रूट्स, ये 2 चीज तो रेगुलर किसी का भी नहीं होता। प्रोटीन तो बहुत ही कम खाते हैं सब कोई। तो आप खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। अब आप अगर दही खाते हैं रेगुलरली लंच में तो बच्चे भी खाएंगे। आप अगर दाल वगैरह हर चीज खाते हैं, बच्चे भी खाएंगे। और बच्चे हर चीज नोटिस करते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे ना, अरे धनिया डाल देते हैं, दाल तो धनिया के साथ ही अच्छी लगती है, बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं फिर कि धनिया के बिना दाल नहीं खाते, धनिया के साथ अच्छी लगती है। तो आप माहौल क्रिएट करते हैं। आप जो भी बोल रहे हैं, आपको लग रहा है बच्चा सुन नहीं रहा, वो सब सुन रहा है। अब जैसे एक जोक है ना कि अगर मैं बच्चे को बुलाती रहूं, सुनो सुनो सुनो, नहीं सुनता है, एक कमरे में बैठ के भी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर एक टॉफी का रैपर खोल के कमरा छोड़ के भी भाग के आएगा, मतलब वो सुन कुछ रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा। बच्चे बहुत ऑब्जॉर्प्टिव होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट से हर चीज सीख रहे हैं। वो स्कूल से भी तो सीख कर आते हैं। आपके अगर सोसाइटी के गार्ड है, उन्होंने गाली दी है, वो भी सीख के आते हैं। आपको सिखाना पड़ता है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, या जो भी वो आप सिखाते हो ना। तो खाना में भी सिखाना पड़ेगा हर चीज। उसको अर्थ के लिए न्यू है, जैसे मैंने बताया, दे डोंट नो एनीथिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने का वेट नहीं कर सकते। लेट देम एक्सप्लोर। वो खाने को खा रहा है कि उसका पोछा लगा रहा है, डजंट मैटर, बट लेट देम एक्सप्लोर द फूड विद देयर ओन हैंड्स। बच्चे आजकल बहुत कॉमन टीवी या मोबाइल देख दिया और मम्मी किसी तरह खिला रही है 2 घंटे बैठकर, वो 2 घंटे पड़ा हुआ खाना, उसमें क्या न्यूट्रिशन बच गया। एक और पेरेंट्स को बोलती हूँ, बच्चों को प्लेटर भर के मत दे दिया कीजिए, भले वो उसकी रिक्वायरमेंट, बच्चा एक साथ इतना सारे नहीं खा सकता, उनको थोड़ा सा वो खाए, उसके थोड़े देर बाद उसको कि वो खुद मांगेगा। बच्चे मांगते हैं, ऐसी बात नहीं, उनका खुद का घर है, वो क्यों नहीं मांगेंगे। बट हम उनको 2 घंटे लगा के खिलाएंगे, फिर एक्सपेक्ट करेंगे फिर वो दूध भी पी ले 1 घंटे बाद। ऐसे नहीं होता, वो 2 घंटे खा के तो ऑलरेडी दुखी हो चुका है। तो ऐसे नहीं होता। वी हैव टू क्रिएट माहौल। खिला दीजिए, 15 मिनट में जितना खाया जाए उसको खिलाकर छोड़ दीजिए। उसको भूख लगेगी, क्या आएगा। और कई पेरेंट्स बोलते नहीं आएगा। आप देखिए तो सही, आप ट्राई तो करिए। मुझे जो पेरेंट्स ट्राई करते हैं वो बाद में हमेशा फीडबैक लाते हैं कि हाँ वो खुद आता है। जस्ट गिव देम द राइट एटमॉस्फेयर, दे विल लर्न। बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इंग्लिश में, ये पेरेंट्स हैंडबुक ऑन किड न्यूट्रिशन है। तो ये किताब वी ऑल द को-ऑथर्स आर एक्सपर्ट्स इन आवर फील्ड। हम लोगों ने चाइल्ड न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में मोर देन 10, 12, 13 ईयर्स एक्सपीरियंस हम लोगों का है। इसमें हमने लैंग्वेज में लिखा है, पेरेंट्स रिलेट कर सकते, कोई बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज की है हमने। और जैसे कि आपने क्वेश्चन किया था, जैसे कुछ टेबल्स वगैरह भी गिवन है कि मेन्यूज के लिए क्या हो सकता है, कुछ आइडियाज दिए हैं। बच्चों को जो भी चैलेंजेस रिगार्डिंग ग्रोथ, रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग या कभी कभी मेडिकल इश्यूज वगैरह भी, तो उन सबके रिलेशन में या कोई डेफिशिएंसी है, कौन सी डेफिशिएंसीज कॉमन है, उसमें क्या होता है बच्चों को, उसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं, किस मोमेंट पे आपको जाकर दिखाना ही पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। बच्चों का जैसे आपने ग्रोथ के लिए बोला कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए क्या हाइट वेट होनी, इस तरह के टेबल्स भी इसमें गिवन है। जैसे मैंने बताया ना कि ग्रोथ चार्ट्स वगैरह होते हैं, तो यूजुअली ये सब अवेलेबल है। इसके अलावा
जैसे टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे हैं या कोई भी मेडिकल इशू है तो उस कैसे उनकी काउंटिंग वगैरह में कैसे करना चाहिए, या अगर कोई पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली इसको स्टोरी टाइप में थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है ताकि पेरेंट्स रिलेट भी कर पाए कि अच्छा हाँ ये इशू हमें, हर न्यूट्रिएंट कितना जरूरी है, किन सोर्सेस क्या है, ये सब सिंपल लैंग्वेज में हमने ये किया है। और जो हमारी आने वाली किताब है वो इसी का हिंदी वर्जन है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते हैं, बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं लगती, रीड करने के टाइम पे हम चाहते हैं कि हिंदी में बता दो, दादा दादी भी पढ़ लेंगे, इजी रहेगा। और अभी तक का फीडबैक काफी अच्छा रहा है, डॉक्टर्स वगैरह ने भी बहुत पसंद किया क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, पेरेंट्स रिलेट कर पाए, इस तरह से पूरा गिवन है। और जैसे मैंने आपको बताया चार्ट्स वगैरह सब अपनी जगह है, फिर आपका बच्चा भी जानता है उसे भूख कब लग रही है, वो चीज हमेशा याद रखिए। गाइडलाइंस है, सब कुछ है। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ही तो कोई ऐसी ऑथेंटिक जगह से ही लेने की कोशिश करें, हर इंटरनेट के उस पे मत चाहिए, वो मैं जरूर बोलूंगी। और इसके अलावा एक और किताब मैंने लिखी है, क्योंकि हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं हम यही देखते हैं कि लोग ना एग्जाम्पल्स से ज्यादा रिलेट करते हैं, तो ये तो टेक्निकल किताब है, पर वो किताब मैंने स्टोरी फॉर्म में लिखी है कि बच्चों को फूड हैबिट्स बचपन से ही होनी क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइफस्टाइल अच्छी होनी क्यों इम्पोर्टेंट है, अडल्ट्स के लिए भी। तो उसमें स्टोरी के रूप में मैंने अपने आसपास जो एक्सपीरियंसेस देखे हैं हॉस्पिटल्स में, पेशेंट्स में, उनकी स्टोरीज बना के लिखी है। अब देखिए कहानी में तो एंड में सब अच्छा करना पड़ता है, एक्चुअली कुछ स्टोरीज उसमें है व्हिच डिड नॉट एंड वेल, बट अच्छा कैसे किया जा सकता है उसका आइडिया मैंने स्टोरी में देने की कोशिश की है। तो उस कहानी वो अभी रिलीज नहीं हुई है, अभी थोड़े टाइम में वो आएगी। उस बुक का नाम है बुरी माँ। बुरी माँ इसलिए क्योंकि बच्चों को माँ बुरी लगती है, क्योंकि माँ डिसिप्लिन कर रही है, हर वो चीज करने के लिए कह रही है जो बच्चे नहीं करना चाहते, तो वो वाली बुरी माँ पर वो कहानी है कि और एंड में वो बच्चा खुद ही एक्सेप्ट करता है कि माँ बुरी ही होनी चाहिए, नहीं तो हमारी लाइफ कभी भी नहीं सुधर सकती। राइट। तो इस तरह से मैंने एक स्टोरी फॉर्म में टीनेजर बच्चों के लिए वो स्टोरीज है, तो वो भी आपको मैं जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन दूंगी, तो आप उसका भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये पूछना चाहूंगी आपकी ये बुक Amazon पे अवेलेबल है? हाँ जी, मैं इस लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, अभी Amazon पे अवेलेबल है। ये पॉडकास्ट जो है वो YouTube पे और Instagram पे दोनों पे देख सकते हैं। हमें फॉलो जरूर करिए, मैम को फॉलो करिए, और हम कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के बाद हम क्वेश्चन और आंसर का एक वो रखें मैम के साथ, ताकि आप एक ही दिन हम उसके लिए स्लॉट बुक करेंगे मैम के साथ, ताकि उसी दिन सारे क्वेश्चंस के आंसर वो दे सके आपके। तो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए और मैम को भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, थैंक यू सो मच। आई थिंक चाइल्ड न्यूट्रिशन इज वेरी स्पेशल फॉर मी, इसीलिए हमने अपनी पहली किताब किड्स न्यूट्रिशन पे ही लिखी। आगे जाके वुमेन न्यूट्रिशन वगैरह और भी लिखेंगे, लेकिन चाइल्ड न्यूट्रिशन इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड फॉर एवरीबडी, बिकॉज हमारी पूरी जिंदगी की नींव बचपन ही है। अगर वो अच्छा है तो पूरी लाइफ हेल्दी एंड हैप्पी रह सकती है, एंड वो अच्छा नहीं रहे तो लाइफ बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट चाइल्ड न्यूट्रिशन। मैं सबको यही सलाह दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।